राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक बात की थी। मैंने आपको शायद बताया था कि जो मैंने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना के बारे में बताया था, जिसमें हमने कुछ राजाओं के बारे में पढ़ लिया था। जैसे कि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? वासुदेव चौहान के द्वारा। कब की गई? 551 में ईस्वी। मैंने आपको उसको याद रखने की कुछ ट्रिक भी बताई थी, जैसे कि याद कैसे रखने। अपन को किसी जॉब में लगना है या कोई कार्य करवाना है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरा ये काम हो जाए, मैं आपके लिए प्रसाद चढ़ाऊंगा। प्रसाद अपन 11 रुपये का तो चढ़ाएंगे नहीं, जनरली कितने का चढ़ाएंगे? जॉब लगनी है तो भैया 551 रुपये का। तो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान नामक व्यक्ति के द्वारा सांवर में चौहान वंश की स्थापना की जाती है। सांवर है अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की जाती है। ये हो गया। इनके बाद मैंने कुछ राजाओं के बारे में बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अजय राज है, अजय राज अर्णवराज, जिनके द्वारा अजय राज के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। अजय मेरु दुर्ग गढ़ वीटली, ये बताया था मैंने मित्रों। फिर मैंने आपको अर्णवराज आना जी के बारे में बताया था, जिनके द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया, ये बता दिया था मित्रों। उनके बाद शासक बने सोम वो जो बिग्गरराज द्वितीय शासक बने। बिग्गरराज द्वितीय के कुछ दिनों पश्चात बिग्गरराज चतुर्थ शासक बनते, जो कि चौहानों का मेन राजा हुआ, जिसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं मित्रों। ये हुआ, उसने दिल्ली तक अपने राज्य का विस्तार किया तथा उसने कई कई मतलब जो होते हैं अपने वास्तुकला के निर्माण करवाए। जैसे कि मैंने आपको एक बताया था, जिसमें सरस्वती घंटावरण नामक पाठशाला थी, जिसको तोड़वा के बाद में जो हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया गया। 2.5 दिन के झोपड़ा। अब वो 2.5 दिन का झोपड़ा, वहाँ पे एक मेला लगता है 2.5 दिन का। मेले का नाम क्या बताया मैंने? पंजाब शासंत का मेला। 2.5 दिन का मेला लगता है। अब जो पाठशाला वगैरह था, मैंने उसका आपको फिर वो बताया था कि हमको इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये बता दिया था मित्रों मैंने आपको। ये हो गए विग्रहराज के द्वारा ललित विग्रहराज आदि इनकी रचना की गई, तथा उसके द्वारा खुद हरिकेली नामक नाटक रखा गया, जो कि अभी कुछ दिन पहले फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो वो हरिकेली क्या है, नाटक उसका आंसर था। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम अगले शासक के बारे में बात करते हैं, जो कि अगला शासक है सोमेश्वर चौहान है। पर सोमेश्वर चौहान का जो शासनकाल है ज़्यादा समय तक नहीं रहता। हम उनका पुत्र हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके बारे में डिस्कस करेंगे मित्रों। तो सबसे पहले अपन को याद होना चाहिए, अपन सबसे पहले उनकी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, जो पृथ्वीराज चौहान है, उनका जन्म कब हुआ? आपको याद रखना, 1166 ईस्वी में जन्म हुआ है। तो माता का नाम, पिता का नाम, पुत्र का नाम, पत्नी का नाम, ये तो जर्नली है, इनको तो याद रखना है, क्योंकि सभी टीचर इनको पढ़ाते हैं। मैं अगर इनको नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि चीज़ें छूट रही हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जन्म हो गया 1166 में। पिता का नाम क्या होगा? सोमेश्वर चौहान सेकंड, पिता का नाम हो गया। माता का नाम कर्पूरी देवी, जो कि इनकी संरक्षा का भी बनती है, क्योंकि बाद में इनकी अल्पायु में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद इनको शासक बनाया जाता है। अब कम उम्र शासक बनाया जा रहा है, तो कोई ना कोई तो संरक्षक होना चाहिए। तो प्रथम संरक्षिका इनकी माता बनती है, माता का नाम कर्पूरी देवी, ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपको आगे बताना चाहता हूँ कि इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? संयोगता। अब संयोगता की काफ़ी लंबी लव स्टोरी, उसको मैं आपको समझाऊंगा, बट बता देना चाहता हूँ संयोगता किसकी है? जयचंद गैडवाल है, जो कन्नौज का शासक है, उसकी पुत्री है। कौन? संयोगता। ये हो गया। उससे आगे जो इनका पुत्र जयचंद, मतलब ये जो संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम गोविंदराज चौहान है, जो बाद में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो ये तो हो गई जनरली जानकारी, इनकी व्यक्तिगत जानकारी। इसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे इनकी जो युद्ध और जो लव स्टोरी है संयुक्त वाली, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वीराज, इसका जन्म कब हुआ मित्रों? 1166, जन्म हुआ 1166 ईस्वी में। पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर चौहान। माता का नाम कर्पूरी देवी, माता का नाम। यह इनकी संरक्षिका बनती है मित्रों। माता का नाम हो कृष्ण। ये पत्नी का नाम क्या है मित्रों? उनकी पत्नी का नाम हो गया मित्रों इनकी का संयोगता। कौन है? जयचंद गढ़वाल के पुत्र।
जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक है, जिससे इनके बाद में लड़ाई होती है। मैं आपको सभी बात बताऊंगा। ये होगी जयचंद गढ़वाल की पुत्री। पुत्र का नाम क्या है? गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। ये बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। चौहान वंश का संस्थापक। मित्रों, ये तो हो गया इनके जो जनरली जो व्यक्तिगत जानकारी आपको याद रखनी है। जन्म कब हुआ? 1166 में ईस्वी में हुआ। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान हो गया। माता का नाम क्या है? कर्पूरी देवी, जो इनकी प्रथम संरक्षिका भी बनती है। पत्नी का नाम होगा जयचंद, पत्नी का नाम होगा संयुक्त, जो कि जयचंद गढ़वाल है, उनकी पुत्री है। कन्नौज के शासक है जयचंद गढ़वाल, जिनकी पुत्री है। और जो संयुक्ता और ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इनका एक पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम क्या है? गोविंदराज चौहान है, जो बाद में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। ये बात मित्रों आपको याद रखनी है। आगे हम इनके बारे में देखते हैं। तो मित्रों, पिता की मृत्यु के बाद ये कम अल्पायु में ये शासक बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी जो माता है, इनकी प्रथम संरक्षिका बनती है। तथा इनका जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैमास, कदममास, कैलाश, कई नाम मिलते हैं। उनका जनरली उनका नाम कैमास मिलता है। उनके द्वारा इनकी हेल्प की जाती है राजकाज में। परंतु इनकी जो माता के द्वारा संरक्षका का कार्य किया जा रहा था, वह ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, बस 1 साल तक रहा। 1177 में अल्पायु में 1166 में इनका जन्म हुआ और 1177 में 11 वर्ष की आयु में बस ये राजा बन गए मित्रों। और 1177 में राजा बने तो 1178 तक इनकी माता ने संरक्षक का कार्य किया। उसके बाद में ये खुद राजकाज करने लग गए मित्रों। जो ये कदम मास है, इसकी हत्या बाद में इसकी हत्या हो जाती है। हत्या के कई कारण बताए जाते हैं। पृथ्वीराज रासों में तो लिखा गया है इनकी हत्या का कारण स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने की। परंतु जो और कई पुस्तकें उनमें लिखा गया है कि इनके जो पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था प्रताप सिंह के द्वारा इनकी हत्या की गई है। किनके बारे में बताया गया है? ये मित्रों इनके जो प्रधानमंत्री हैं कैमास या कैलाश के बारे में बताया गया है। तो आपको एक बात ये याद रखनी है। आगे हम देखते हैं। अब पृथ्वीराज राजा बन गया मित्रों, अल्पायु में राजा बना है, तो उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा जाग चुकी है कि मुझे बस अपने जो आसपास के सारे राज्य सबको प्राप्त करना है, दिग्विजय की नीति अपनाना। दिग्विजय की नीति क्या होती है मित्रों? जो जितने भी आसपास के अपने राज्य उनको अपने अंडर में कर लेना। इनके द्वारा यह नीति प्रारंभ की गई। अब नीति प्रारंभ की गई है तो भाइयों, मतलब पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये अल्पायु में राजा बने हैं। तो इनके जो भी चाचा होंगे, जो भी अंकल, चाचा, ताऊ जो भी होंगे, वो कुछ ना कुछ अपना भी राज्य पे हक जताएंगे कि हम भी राजा बनने चाहिए। तो ऐसा ही इनके साथ होता है। इनके जो चाचा हैं अपारगम, वो जैसे राजा बनते हैं तो वो भी अपना अधिकार सिद्ध करते हैं कि मेरा भी अधिकार है, मैं भी राजा बनूं। परंतु अब अधिकार सिद्ध किया है तो युद्ध भी होगा। युद्ध होता है मित्रों। अपारगम्य को इनके द्वारा मार दिया जाता है। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मार दिया गया। अब कुछ दिन बाद अपारगम्य के मरने के बाद उनका जो पुत्र है, पुत्र नागार्जुन भी यही करता है कि मैं राजा बनूंगा, मेरा भी अधिकार है। तो नागार्जुन का भी बाद में इनके द्वारा दमन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। बाद में एक जाति हुई भंडानक जाति का भी विद्रोह किया जाता है, जो कि जनरली अपने ये सतलुज वाला एरिया यहाँ की में मूलतः जनजाति थी। बाद में वो हिसार, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, मथुरा, यहाँ पे रहती थी। जनरली यहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। परंतु इनके द्वारा उस जाति का भी दमन कर दिया गया। आगे चल के ये अपने दिग्विजय की नीति को चालू रखते हैं। उसके द्वारा ये आक्रमण करते हैं सर्वप्रथम कहाँ पे? महोबा पे। महोबा कहाँ पे मित्रों? एमपी में। अब वहाँ पे आक्रमण करते हैं मित्रों। आक्रमण करना चाहते हैं तो वहाँ के राजा भी होंगे कोई ना कोई। तो वहाँ का जो प्रेजेंट टाइम पे वहाँ का राजा होता है उस टाइम पे, उसका नाम क्या है? परमर्दिदेव चंदेल। मित्रों, परमर्दिदेव चंदेल है, वो भी बहुत साहसी योद्धा है। परंतु उसके 2 सेनापति हैं जिनको हम जनरली सुनता है आला उदल। उनकी वीरता की कहानी हमने खूब पढ़ी, आला उदल। तो उसी के सेनापति हैं। परंतु परमर्दिदेव चंदेल के द्वारा उनकी किसी भी बात को लेकर बेइज्जती कर दी जाती है आला उदल के, और उनको राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है।
अब जो पृथ्वीराज चौहान है वो आक्रमण करना चाहता है कहाँ पे, महुआ एमपी पे। उसको पता चलता है कि परमर्दी देव चंदेल ने अपने सेनापतियों को निकाल दिया बेइज्जती करते करके, तो इससे अच्छा अवसर क्या होगा उसके लिए, पृथ्वीराज चौहान के लिए, वो आक्रमण कर देता है। आक्रमण कर देता है तो इसकी जानकारी किसको मिलती है, परमर्दी देव चंदेल को। उसका हो जाता है मित्र मूड खराब। वो तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करता है किसके लिए, आला उदल के लिए, कि भैया आपके राज्य पे आक्रमण हुआ है, आप आइए, आपकी जरूरत है। परंतु आधा आला और उदल है, उनका मूड खराब, भैया वो तो बेइज्जती हुई, अब बेइज्जती हुआ आदमी इतनी जल्दी कैसे मान जाएगा, वो मना करते हैं। वो उनके व्हाट्सएप मैसेज आता है उसको सीन ही नहीं करते, परंतु बाद में उनको जैसे फील होता है कि हमारे राज्य की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और इस परम कर्तव्य हमको इसको निभाना चाहिए कि हमारे राजा ने हमारे साथ जो भी किया वो चलो ठीक है, परंतु हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। इसके लिए मित्रों वो वापस आते हैं एक सेना के साथ। जब तक जो परमरदेव चंदेल इनका एक सेनापति होता है, वो पृथ्वीराज की सेना को रोके रखता है कि कुछ बहाना बनाते रहता है कि हम संधि करना चाहते हैं, ऐसे उनकी सेना को रोके रखता है। इतने ही पीछे से बहुत बड़ी सेना लेकर कौन आ जाते हैं मित्रों, आला उदल। बहुत युद्ध होता है, युद्ध में होता क्या है मित्रों, जो आला और उदल है वो विजय श्री वीर गति को प्राप्त होते हैं मित्रों, और पृथ्वीराज चौहान विजय श्री को प्राप्त होते हैं। इनकी पृथ्वीराज चौहान के इस युद्ध में जीत हो जाती है, और जो महान सेना नायक आला और उदल मित्रों वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये है इसके पहुआ के युद्ध के बारे में। अब मैं इस बात को लिख देता हूँ आपके लिए, याद रखना है। तो इनके द्वारा पहले तो ये याद रख लो, इनके प्रधानमंत्री कौन है मित्रों, कैलाश और ये इनके कई नाम मिलते हैं, कैमाश मिलता है, कैलाश मिलता है, कदम्बास मिलता है। ये इनके प्रधानमंत्री, इनके द्वारा पहले इनका कार्य इनके राजकाज में सहायता की जाती है, परंतु बाद में पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि यार ये तो अपने को डिस्टर्ब कर रहा है, और पृथ्वीराज रासो के अनुसार इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कर दी जाती है। कुछ पुस्तकों में बताया गया है कि जो इनका पृथ्वीराज का एक सेना नायक होता है प्रताप सिंह, उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है। ये है मित्रों। और आगे मैंने इनके बारे में क्या बताया आपको, पृथ्वीराज के द्वारा, पृथ्वीराज इनके द्वारा, ये पृथ्वीराज के द्वारा मित्रों, कैलाश के द्वारा नहीं है, पृथ्वीराज के द्वारा भंडारक जाति, पृथ्वीराज के द्वारा भंडारक जाति का विरोध दमन किया जाता है मित्रों, तथा अपने चाचा पौरगम्य तथा चचेरे भाई नागार्जुन का दमन। ये मित्रों आपको याद रखना है, इनके द्वारा जो भंडारक जाति का दमन किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया सतलुज वाला पार्ट है उसमें रहती थी। बाद में ये कहाँ पे आ गई, जो मथुरा है, अलवर है, भरतपुर है, यहाँ पे रहने लगी। इनके द्वारा उनको हरा दिया जाता है भंडारक जाति को। भंडारक जाति का जो क्षेत्र है इन्होंने अपने अधीन कर लिया मित्रों। तथा अपने चाचा, इनके जो चाचा हैं पारगम, और उनके जो लड़के हैं मैं नागार्जुन, उनको भी पराजित किया गया। पराजित क्यों किया गया मित्रों, वो भी राजा बनना चाहते थे, जो कि पृथ्वीराज को स्वीकार नहीं था। ये इनकी तो राजनीति एक थी कि मैं ही राजा हूँ और मुझे अपना राज्य इतना बढ़ाना है कि अपना राज्य की सीमा है उत्तर में मुस्लिमों के जो राज्य था वहाँ तक इन्होंने क्षमा दी थी, और दक्षिण में इन्होंने चालुक्य राजाओं तक क्षमा दी थी, और इधर अपने जो कन्नौज के शासक है वहाँ तक क्षमा दी थी। इतने महत्वाकांक्षी राजा हैं। एक तो ये बात याद रखनी है आपको, और आगे इनके बारे में याद रखना है। अब पहुआ का युद्ध तो मैं आपको अगले ऊपर दोबारा लिख देता हूँ, उसमें डायग्राम से ही आप याद रखिएगा जो बात है। मित्रों याद रखना है,
अजमेर। अजमेर का शासक कौन है? पृथ्वीराज थर्ड। और यहाँ का मऊ का शासक कौन है? परमर्दिदेव चंदेल। परमर्दिदेव चंदेल है। इसके दो सेना नायक है। सेना नायक के नाम क्या है मित्रों? अलाउद्दीन। ये युद्ध की बात कब की है? तो 1182, ये याद रखना है। अब ये होता है ऐसा मित्रों, पृथ्वीराज के द्वारा दिग्विजय नीति के द्वारा आक्रमण किया जाता है। मैंने आपको कहानी बता दी है कि परमर्दिदेव चंदेल के दो महान सेना नायक अलाउद्दीन, वो उनकी बेइज्जती कर दी गई थी और वो बाहर चले गए थे मित्रों, कन्नौज में रहने लगे थे। कन्नौज बाद में उनको पता चलता है कि हमारी मातृभूमि संकट में है, वो बाद में आते हैं और वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध में आपको याद रखना है कि जीत किसकी होती है? तो पृथ्वीराज चौहान की। इधर इनकी क्या होती है? हार। और अलाउद्दीन वीरगति से लड़ते हुए मारे जाते हैं। एक तो ये बात याद रखनी है। अब अगला जो युद्ध है उसके बारे में देखते हैं। ये आप नोट कर लो एक बार जो भी रह गया है। अगला जो युद्ध है उसके बारे में देखते हैं अपन। ये होगी मित्रों। इनके बाद इनके द्वारा जो चालुक्यों को भी पराजित किया जाता है। उसमें कुछ कथाएं हैं, जैसे कि प्रचलित हैं। चालुक्यों के द्वारा इनके पिता सोमेश्वर की हत्या कर दी गई। तो अब हत्या का बदला तो लेंगे। ये अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उनको पराजित करते हैं। बाद में उनके राज्य पे अधिकार भी कर लेते हैं कुछ राज्य पर, परंतु बाद में वो फिर प्राप्त कर लेते हैं। अब अगले जो मेन बात है मैं उसको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने सुना होगा, जयचंद वाली बात है। संयोगता की लव स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ मित्रों। तो लव स्टोरी कुछ ऐसे शुरुआत होती है। जो जयचंद गढ़वाल है, कहाँ का शासक है? कन्नौज का। अजमेर के शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। जो जयचंद गढ़वाल है मित्रों, उसकी एक पुत्री है, सुंदर है, अच्छी है, सुशील। अब मित्रों आजकल होता ही क्या है, सुंदर सुशील को देखते ही दिल में कुछ ना घंटी बजने लग जाती है। ऐसे पृथ्वीराज चौहान के देखते हैं कि यार वो संयुक्ता, उनके दिल की घंटी बज जाती है और मन ही मन में प्यार हो जाता है मित्रों एक दूसरे। किसको? संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान के मध्य प्यार हो जाता है मित्रों। परंतु जो कन्नौज का शासक है ये जयचंद, इसको पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल भी पसंद नहीं मित्रों। क्यों? क्योंकि दोनों महत्वाकांक्षी राजा हैं, दोनों अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। और आपने जनरली सुना ही होगा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, ऐसा इनके बारे में बताया जाता है। परंतु एक म्यान में दो तलवार अगर आपको देखनी है तो कभी अलवर संग्रहालय आइए, यहाँ पे एक म्यान में दो तलवारें भी देखने को आपको मिलेंगी मित्रों। एक तो याद रखना है। अब जैसे ही जो जयचंद गढ़वाल है उसको पता चलता है कि मेरी पुत्री किससे प्रेम करती है? पृथ्वीराज चौहान से। उसका हो जाता है मूड खराब मित्रों। वो बेटी को समझाता है कि बेटी ऐसे नहीं करते, अब वो मेरा शत्रु, तुम उससे प्रेम कैसे करते हो? उसने कहा नहीं 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 पापा, ये प्रेम में तो कोई शत्रु नहीं होता, प्रेम में तो बस दिल गार्डन ही गार्डन होता है। पापा मैं वही होगी फिरोजा वाली शादी करूंगी तो किससे करूंगी सर? इससे पृथ्वीराज चौहान से। इसलिए उसका मूड खराब हो जाता है और वह स्वयंवर रचा देता है। वो करता है कि अब बेटी अब तो अगले दिन ही तेरी शादी होगी। वो पृथ्वीराज के साथ नहीं, किसी अन्य के साथ। अगले दिन राजसूय यज्ञ होता है और स्वयंवर के लिए रेडी हो जाते हैं मित्रों। स्वयंवर में जैसे राजे अपन रामायण में जनरली देखते हैं, जो राजा खड़े होते हैं उनके गले में वरमाला पहनाई जाती है। ऐसे ही जो वो है जयचंद है, उनके द्वारा सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया, बट किसको नहीं बुलाया गया? जो कि पृथ्वीराज चौहान है। जो संयुक्ता को वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी हो रही है। और उसको जब पता चलता है कि मेरे जो लवर हैं उनको ही नहीं बुलाया गया है, तो उनको अच्छा नहीं फील हुआ। वो धीरे धीरे माला को लेकर जाती है और जयचंद के द्वारा पृथ्वीराज की बेइज्जती करने के लिए उनकी एक लोहे की मूर्ति होती है, जो कहाँ पे खड़ी कर दी जाती है? द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी जाती है। अब संयुक्ता को इस बात का पता था, वो धीरे धीरे जाती है, सभी राजाओं को देखते हुए किसी के नार में वो माला नहीं पहनाती और जाके जो पृथ्वीराज चौहान की वो होती है मूर्ति, उस पर जाकर वहाँ को माला को पहना देती है। और इतने ही पीछे से किसकी सन आ जाती है मित्रों? उसकी आ जाती है पृथ्वीराज चौहान की, और गाना बजने लगता है कि उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। और पृथ्वीराज चौहान उसको ले जाके कहाँ चला जाता है? अजमेर अपनी राजधानी में ले जाता है मित्रों। ऐसे ही संयुक्ता का हरण होता है और
इस बात के कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं हमको, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा। जयचंद के द्वारा मोहम्मद गौरी का साथ दिया गया, जिसके द्वारा इनकी हार हुई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ये इनके इसके ही परिणाम रहे, क्योंकि जयचंद से उन्होंने दुश्मनी मोल ले लिया। अब घर घर का भेदी लंका ढाई वही हो गया। ये उनको भेद बताता है किसको, जो मोहम्मद गौरी है, उस युद्ध में हार हो जाती है। ऐसे ही हम बोलते हुए जर्नली मुहावरों में कि जयचंद मत बन, इसका अर्थ यही होता है कि घर का भेद मत दे। तो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ जो वो है जयचंद की पुत्री संयुक्ता का हरण। जयचंद की पुत्री संयुक्ता का हरण कर लिया गया। एक बीच में मैं आपको 2-3 बात बताने को भूल गया। इनकी उपाधि याद रखो आप, एक बार वैसे बीच में नहीं लिखना चाहिए, फिर भी आप लिख लेना, ऊपर लिख लेना आपके ये जानी जगह। उपाधि राय पिथौरा, इनको उपाधि दी गई जनरली राय पिथौरा। दलपंगुल, दलपंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। ये आपको याद रखनी है। अब मैं आपको मेन जो युद्ध है, युद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ मित्रों। युद्ध कौन सा युद्ध है, जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बस आपको वो याद रखने हैं, उनके बारे में मैगजीन क्वेश्चन भी आए हुए हैं मित्रों। तो एक बार आप लिख लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। आज का यही लास्ट टॉपिक होगा। इनके इस युद्ध में से काफी क्वेश्चन आते हैं मित्रों, आपको याद रखना है। 1191 की बात है तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तो युद्ध होता है तो युद्ध के कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे। युद्ध क्यों होता है, युद्ध के परिणाम क्या रहे, युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ, तो इसके बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं। तो मित्रों युद्ध के परिणाम ये हुए, जो अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, गजनी का शासक है मोहम्मद गौरी, जिसको हम मोहम्मद गौरी बोल देते हैं, परंतु उसका पूरा नाम क्या है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी उसका नाम है। वो गजनी का शासक है। वो जो एक जगह है भटिंडा, तबरहिंद को सबरहिंद बोलते हैं, जो भटिंडा में है, उस पर अधिकार कर लेता है मित्रों। अधिकार करने के बाद जो उनका वो काजी होता है जयामुद्दीन, उसको दे देता है मित्रों। परंतु उसी पर अधिकार कौन करना चाहता है, पृथ्वीराज चौहान भी करना चाहता है। वो भी महत्वाकांक्षी राजा है, साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। तो अब इनका तबरहिंद पर अधिकार को लेकर इनका युद्ध होता है। तो युद्ध में होता क्या है, सर्वप्रथम तो जो गौरी है, गौरी के द्वारा तबरहिंद पर अधिकार कर लिया गया, और जो उनके काजी हैं जयामुद्दीन, उनको वहाँ का किले का संरक्षक नियुक्त किया गया। और वो खुद किससे लड़ने के लिए चला जाता है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए जाता है मित्रों। युद्ध होता है, युद्ध में होता है ऐसा है कि अब अपन को पता है मित्रों, मोहम्मद गौरी को पिटना ही है प्रथम युद्ध में। तो मोहम्मद गौरी बुरी तरह पिटता है। उसका जो ये होता है, इनके पृथ्वीराज चौहान इनका एक सेनापति होता है चामुंडराय युद्ध का सेनापति होता है, तथा इनके साथ एक शासक दिल्ली का शासक होता है। किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। नाम क्या है, गोविंद राज तोमर, हमको याद रखने हैं। गोविंद राज तोमर है। गोविंद राज तोमर, ये जो मैंने आपको बताया मोहम्मद गौरी गोविंद राज तोमर पे भाला देता है। भाला देने से होता क्या है, मोहम्मद जो ये गोविंद राज तोमर है, इसके 2 दांत चले जाते मित्रों। उन्हें सब 2 दांत गए मित्रों। तो आप सोच सकते हो कि उसकी व्यवस्था क्या रही होगी, उसका मूड खराब हो जाता है। किसका, गोविंद राज तोमर को। उसने कहा यार तूने मेरे 2 दांत दिए, मैं तेरा मुंह ही नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल। और वह उल्टा भाले का ही वार करता है। भाले का वार ऐसा होता है मित्रों कि वो जो मोहम्मद गौरी है वह सहन नहीं कर पाता, और वह घायल होकर कहाँ पहुंच जाता है, सीधा गजनी पहुंच जाता है एक ही बार में। तो आपको याद रखना कि मोहम्मद गौरी को किसके द्वारा घायल किया गया, गोविंद राज तोमर के द्वारा। गोविंद राज तोमर है कौन मित्रों, दिल्ली का गवर्नर है। किसके साथ लड़ने के लिए आया, तो ये अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ लड़ने के लिए आया। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन है इस युद्ध में, चामुंडराय। तो ये बात याद रखनी है। 1191 गजनी जगह है अफगानिस्तान। गजनी का शासक क्या है, मोहम्मद गौरी।
शहाबुद्दीन गौरी, नाम याद रखना है हल्का सा, पूरा नाम तो कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी नाम मोहम्मद गौरी है। इधर कौन है? अजमेर का शासक वीर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान मित्रों। अब एक जगह है तवर हिंद, कहाँ पे है? बठिंडा। मित्रों तवर हिंद जगह है, इस पे अधिकार कर लिया जाता है किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। और ये अपने जामुद्दीन नामक एक इनका जो काजी होता है उसको संरक्षक नियुक्त कर देते हैं, परंतु ये खुद ही युद्ध किससे लड़ने के लिए जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं मित्रों। इनका सेनापति है चामुंडराज, और इनके साथ कौन होता है? दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज तोमर। गोविंदराज तोमर इनका दिल्ली का गवर्नर होता है, वो इसके साथ है। जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के द्वारा गोविंदराज तोमर पे भाले का प्रहार किया जाता है, जिसमें कि उसके दो दांत टूट जाते हैं मित्रों। और बाद में जो गोविंदराज तोमर है वो इस पे पलट कर वार करता है, जिससे एक ही वार से जो मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो जाता है और सीधा कहाँ पहुंचता है मित्रों? गजनी। तो ये आपको ये याद रखना, इसके द्वारा ये घायल कर दिया गया। घायल कर दिया गया मित्रों, किसके द्वारा कर दिया गया? गोविंदराज तोमर के द्वारा शहाबुद्दीन गौरी एक ही बार में घायल कर दिया गया, और ये पहुंच जाता है कहाँ? सीधा गजनी। गजनी पहुंच जाता है मित्रों। और इस युद्ध में अब याद रखनी, जीत किसकी होती है? युद्ध में जीत पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज थर्ड के मित्रों इस युद्ध में जीत होती है, परंतु जो चौहानों की इस युद्ध में बस यही गलती रही कि मित्रों उन्होंने गौरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि कोई भाग रहा है मित्रों। हिंदू राजाओं की एक विशेषता रही है कि उन्होंने कभी भी भागती हुई सेना के ऊपर प्रहार नहीं किया। उन्होंने दया ही दिखाई मित्रों। उन्होंने सोचा कि क्या यार भागती हुई सेना हमको बाद में क्या परेशान करेगी, परंतु उनको ये नहीं पता था कि ये बाद में हमारे ऊपर आक्रमण करेगी और हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बनेगी मित्रों। ये कई विद्वानों के द्वारा यह पृथ्वीराज चौहान का एक जो कार्य गलत भी बताया जाता है कि उनके द्वारा इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, उसी समय मार देना चाहिए था। परंतु मित्रों जो हो गया अपन अब इसके बारे में जो अगला युद्ध है 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसके बारे में देखते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है तथा मोहम्मद गौरी उस युद्ध में जीत जाता है। उस युद्ध में जीतने के बाद उसके अपन आगे पढ़ेंगे कि जो नेशनल हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जैसे कि दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना होती है, वो सभी इसी से शुरुआत होती है मित्रों। तो आपको ये याद रखना है, एक बार लिख लो, मैं आप इसके बाद इसको रख करूँगा मित्रों। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। गजनी का शासक है जैसे गौरी, और अजमेर का पृथ्वीराज चौहान। मतलब तराइन के द्वितीय युद्ध में होता है ऐसे ही कि जैसे कि प्रथम युद्ध में हार जाने के बाद जो गौरी को अपनी हार का बदला लेना है, और वह पहुंचता है कहाँ पे? गजनी। वहाँ पर अपनी सेना को एकत्रित करता है। एकत्रित करने के बाद वह युद्ध करना चाहता है, परंतु उसको भी पता है कि मैं डायरेक्ट युद्ध करूँगा तो इस बार भी मैं हारूंगा,
इसलिए यह इस बार क्या छल का सहारा लेता है, झूठ का सहारा लेता है और धोखे में रख के उनके ऊपर वार करता है। मित्रों होता है ऐसा है कि धीरे धीरे वहाँ पे ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इनके द्वारा प्रथम युद्ध में इनको छोड़ दिया गया कि क्या यार भागता हुआ हमारे ऊपर दोबारा आक्रमण करेगा। परंतु यह बस गौरी इस बात को दिल पे ले गया कि यार मैं मार पड़ी यार, मुझमें मार का तो बदला लेना है, वो ये कि मेरा इंतकाम देखेगा। वो कहानी इनकी चलती आई है। बाद में इनके ऊपर आक्रमण करता है, 1,20,000 की सेना लेके आता है और 1,20,000 की सेना लेने के बाद इनके ऊपर आक्रमण करता है। मित्रों होता है डायरेक्ट आक्रमण भी नहीं करता, वो अपनी सेना जमा लेता है कहाँ पे, पुराने स्थान पे। वही अपना पुराना अड्डा होता है ना स्टूडेंटों का, इसी तरह इनका पुराना अड्डा कहाँ पे मित्रों, भटिंडा, तवरंग में नारनौल, वहीं पे अपना ये अड्डा जमा लेता है। अड्डा जमाने के बाद पृथ्वीराज चौहान के लिए एक संधि वार्ता भेजता है। संधि वार्ता एक दूत लेकर जाता है। दूत बोलता है पृथ्वीराज चौहान को कि आप गौरी की अधीनता स्वीकार कर लो और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, हम आपको जिंदा छोड़ देंगे। और उसके द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान है उनके द्वारा उसका रिप्लाई दिया जाता है कि तू अपने अपने जो सुल्तान उसको जाके कहना, अगर तुझे अपनी खैरियत चाहिए, जिंदा रहना है तो सीधा लौट जा वापस। अब उसको तो पता है कि पिछली बार भाई एक ही बार में घायल हो गया हूँ, तो मैं अब की बार क्या पता कि मैं बचूँ ही नहीं। तो वह अब की बार प्यार से मतलब दोबारा संधि वार्ता भेजता है कि हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं और आप कुछ नहीं, बस मुझे कुछ अपने एक दो जो छोटे मोटे गांव है उनको दे दो। मेरा जो भाई है, मेरे गजनी पे मेरा भाई है, वहाँ पे उनको लेटर भिजवाया है कि उनके लेटर का रिप्लाई आएगा तब मैं वहाँ चला जाऊँ, क्योंकि अब बिना मैं यहाँ से युद्ध लड़े जाऊँगा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन और मुझे यहाँ पे रह लेने दो, उसके बाद वहाँ से जैसे रिप्लाई आएगा मैं चले जाऊँगा, मैं आपसे युद्ध लड़ना भी नहीं चाहता। और पृथ्वीराज चौहान इस बात को रियल में समझ बैठते हैं। वो सोचते हैं कि क्या यार ये हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। वो कहते हैं कोई नहीं, आप एंजॉय करो, एंजॉयमेंट। और वो जो गौरी है डीजे वाजे लगा के आराम से बैठ जाता है और बढ़िया अरिजीत सिंह का सैड सॉन्ग सुनता है गौरी, और अपने जो दिल की ठंडक होती है उसको कम करता है मित्रों। परंतु उसके दिल में तो गम बैठा हुआ है कि उसको तो गम का बदला लेना है। अब गम का बदला कैसे लेगा? पृथ्वीराज चौहान है वो सोचने लगे कि यार ये गौरीदार बहुत अच्छा आदमी है यार, देखो बढ़िया अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा है यार, बढ़िया सैड सॉन्ग सुन रहा है, क्या यार ये तो एकदम जेनुअल आदमी है, तो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। और धीरे धीरे अपने सेना को अजमेर भेज देता है। जैसे उनकी सेना कम रह जाती है, पृथ्वी जो गौरी है, गौरी एक दिन भाग जाता है कि आज इनकी सेना कम है, कल इनके ऊपर आक्रमण करना है। तो वह धीरे आग की वो भट्टियाँ जलाता है, जिससे कि उनको लगे, सर्दी का टाइम था, उनको लगे कि यार जो गौरी की सेना है वो ताप रही है सर्दी में, और वो एक मतलब भ्रम में रहे पृथ्वीराज की, उनके भ्रम में रही पृथ्वीराज की सेना की ये कुछ नहीं कर रही। उनके द्वारा उनकी मतलब भट्टियाँ से लगाई जाती है। भट्टियों में होता क्या है, भट्टियाँ काफ़ी जगह लगाने के बाद जैसे ही सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, अपन शौच आदि के लिए जाते हैं। पृथ्वीराज की सेना शौच आदि के लिए गई हुई थी और वो उनके द्वारा आक्रमण कर दिया गया। यह एक आक्रमण नहीं था, एक छली था, मतलब एक धोखे से किया गया युद्ध था मित्रों, जिसमें कि उनके द्वारा सुबह सुबह शौच आदि के लिए गए हुए राजपूतों का आक्रमण कर दिया गया और युद्ध होता है मित्रों। युद्ध में फिर भी राजपूत बड़ी वीरता से युद्ध करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इस युद्ध में अंत में किसकी जीत हो जाती है? गौरी की जीत होने के बाद कई इतिहासकार बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसको गौरी के द्वारा वहाँ गजनी ले जाया जाता है। गजनी ले जाए जाने के बाद वहाँ पे इनको बंदी बना लिया जाता है। परंतु कुछ दिन बाद इनके जो मित्र हैं, कौन है इनके मित्र पृथ्वीराज चौहान के? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं पृथ्वी भट्ट मिलता है, जिनका नाम चंद्रवर्ती पृथ्वी भट्ट। वो इनके पास पहुंचते हैं और वो गौरी को बोलते हैं कि जो हमारा राजा है वह बहुत तगड़ा शब्द वेदी बांध चलाता है, कि वह अब शब्द वेदी बांध चलाता है और उससे एक ही बार में टीक देता है। अब गौरी को ये बात लगती है मजाक लगती है। तो गौरी कहता है यार क्या यार आप मुझे झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ट्रायल दिखाया जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल आपके लिए एक नहीं दो ट्रायल दिखाए जाएंगे। और वह जो चंद्रवर्ती जाता है किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास। पृथ्वीराज चौहान के पास जाने के बाद वो उसको टोटल बात बताता है कि आपको शब्द वेदी बांध से आज इसका खेल तमाम कर देना है, बस ये होना है। अब जो चंद्रवर्ती और पृथ्वीराज चौहान उनके मध्य वार्ता होती है तो वह मतलब उसकी जो गौरी की पोजीशन है, पोजीशन को बता रहा है कि कैसे वो कितने ऊपर बैठा है, आपको शब्द वेदी बांध चलाना है। तो वह बताता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ ते बैठो सुल्तान मत चूके चौहान की। 4 बांस 24 गज इतनी ऊंचाई है मित्रों कि चौहान इतनी ऊंचाई है जो ताबूत के ऊपर सुल्तान बैठा गया है। हे चौहान आप इस मौके से मत चूके और इसका खेल तमाम कर दीजिए। इतना जैसे उसके द्वारा हम अनुमान लगा लिया जाता है किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और कविता को सुनते हुए शब्द वेदी बांध से एक ही बार में जो गौरी है, गौरी के
खेल तमाम कर देता है। इस तरह एक तो ये बताई जाती है। दूसरी एक और कहानी प्रचलित है जिसमें कि बताया जाता है कि जो ये मोहम्मद गौरी इसको बंदी बना लेता है अजमेर में एक महल में इनको कैद कर देता है। महल के जस्ट सामने किसका दरबार लगता है, इसका दरबार लगता है जो कि गौरी है। अब ये डेली देखता है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी के दरबार को, इसका मूड खराब हो जाता है कि क्या यार ये राज कर रहा है, ये उसको मारना चाहता है। तो वो शब्द वेदवान वाली बात आती है कि ये एक दिन उसको मारना चाहता है, परंतु इस बात का पता लग जाता है किसको, जो गौरी के कुछ दूत होते हैं और वह गौरी को बता देते हैं। गौरी क्या करता है, एक अपनी जो प्रतिमा होती है प्रतिमा को उसके आगे मतलब लगा देता है कुछ दूरी पे, और पृथ्वीराज के द्वारा एक बाण चलाया जाता है जिससे कि वो प्रतिमा फट जाती है। उसको पता है कि अगर ये बाण मेरे ऊपर चलता गौरी के ऊपर तो गौरी का खेल तमाम हो जाता। गौरी इससे नाराज होकर पृथ्वीराज चौहान को गड्ढे में दबा देता है और पत्थरों के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी ये मिलती है, आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये हो गया इनके बारे में जो जनरल जानकारी था, आपको ये याद रखना है। गौरी है इसका यह आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, परंतु आक्रमण कैसे करता है, संधि वार्ता करता है। तो संधि वार्ता भैया संधि करने जा रहा है, कोई ना कोई आदमी होगा। जैसे हम किसी के पास जाते हैं, किसी को मनाने के लिए कोई ना कोई आदमी भेजते हैं, तो ये किसको भेजता है, क़िवाम उल मुल्क नामक व्यक्ति को भेजता है संधि वार्ता करने के लिए, और बाद में संधि वार्ता के बहाने आक्रमण कर देता है। और मित्रों आक्रमण में होता क्या है मित्रों, आक्रमण में इसकी जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार। याद रखना है। ये तो इनके इस युद्ध का जो डायरेक्ट मैंने कहानी आपको बता दिया, परिणाम बता रहा हूँ मित्रों। आपको जो मैं बात लिख रहा हूँ वो याद रखनी है और ज़्यादा लिखना भी नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हो उनके बारे में आपको बताता जा रहा हूँ। वैसे मैंने आपको हर चीज़ बता दी कहानी के तौर पर, आगे याद रखना है। ये याद रखना है एक तो इनके बारे में इस युद्ध में इस युद्ध में गौरी की जीत हो जाती है। मित्रों एक बार ये आप नोट कर लो। इनके बाद में आपको इनके जो कुछ दरबारी विद्वान हैं उनके नाम और लिखवाना चाहता हूँ, और इस लेक्चर को आज हम समाप्त करेंगे। ये मित्रों इनके जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान हुए उनके नाम है जयानक, विद्यापति, आशाधर, चंद्रवृदय, बागेश्वर और काफी अन्य कई इनके दरबारी विद्वान हुए। मित्रों जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी थी मैंने आपको सब इस वीडियो में कंसीडर कर लिया है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि मैं भी आपको कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ कोई देख रहा है। मित्रों ये अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो सजेशन भी दे सकते हो कि, और मैं एक बात आपको याद रखना है कि जितना मैं लिख रहा हूँ उसी को आपको ज़्यादा कर याद रखना है, क्योंकि मैं भी बुकों को देख कर ही आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको हर चीज़ इस पर लिखा दूँ तो उसका कुछ सेंस है नहीं, क्योंकि मैं लिखाने को तो आपके पास काफ़ी बुक पढ़ी है, बुक से भी पढ़ सकते हो, परंतु आपको केवल बस फिक्स चीज़ें याद रखनी है जो कि क्वेश्चनों में पूछी जा रही हैं। तो मित्रों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। राम राम।